गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं श्रीमती रितु अरोरा क्लास 11th की सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। खंड क का लेसन 5 विधायिका लेजिस्लेचर, आज उसका लास्ट पार्ट 10 हम लोग पढ़ेंगे और आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया था कि संसद कानून कैसे बनाती है। इसमें मैंने बताया था कि दो प्रकार के विधेयक होते हैं, एक साधारण विधेयक और एक विशेष विधेयक। साधारण विधेयक जिसमें सरकारी या निजी विधेयक होते हैं और विशेष विधेयक जिसमें धन विधेयक आता है। ये दो प्रकार के विधेयक होते हैं। धन विधेयक किसे कहते हैं, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। धन विधेयक किसे कहते हैं यहीं से शुरू करते हैं, फिर धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। तो धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसके अधीन उपबंधों के अनुसार ऐसे विधेयक जो निम्नलिखित विषयों से संबंधित हों धन विधेयक कहलाते हैं। कौन कौन से विषय? किसी कर को लगाना हो, कम करना हो, उन्मूलन करना हो, परिवर्तन करना हो, भारत सरकार के द्वारा धन उधार लेना हो, प्रत्याभूति करना हो या वित्तीय उत्तरदायित्व को पूरा करना हो, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा करना, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोजन करना, किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि के ऊपर घोषित करना या इस प्रकार के किसी खर्च में अभिवृद्धि करना, भारत की संचित निधि के कारण अथवा भारतीय सार्वजनिक लेख अथवा उसकी अभिरक्षा अथवा संघ या किसी राज्य की लेखा को लेखा समीक्षा के कारण धन की प्राप्ति, ये सभी चीजें धन विधेयक के अंतर्गत आती हैं। और कोई विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है, ये कौन निर्धारित करता है, कौन निर्णय लेता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। आपको ये पहले भी बताया जा चुका है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा अंतर है बच्चों। कभी भी राज्यसभा में धन विधेयक को प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात विधेयक को राज्यसभा में पारित होने के लिए भेज दिया जाता है। राज्यसभा को यह विधेयक अपनी संस्तुतियों के साथ, संशोधनों के साथ 14 दिन में वापस भेजना पड़ता है। और राज्यसभा जो संस्तुतियां, जो संशोधन भेजती है, जो सिफारिश भेजती है, उनको मानना या ना मानना वित्त विधेयक, धन विधेयक के बारे में, यह केवल लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर विधेयक को वापस नहीं करती है तो इस अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात वह उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित किया था। वित्तीय मामलों में प्रक्रिया अनुच्छेद 112 से लेकर के अनुच्छेद 117 तक के उपबंधों में इस संबंध में प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। विभिन्न वित्तीय विधेयकों के पारित होने की प्रक्रियाएं निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्णित की जा सकती हैं। पहला है बजट। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष की आय व्यय का विवरण संसद के सम्मुख रखता है। सामान्यतः यह विवरण बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह हमेशा बच्चों, आप कभी भी टीवी पर भी देख लीजिए कि लोकसभा में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और वर्तमान में हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है बच्चों? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। यह अनुमानित व्यय के विवरण में दो बातों का समावेश होता है। पहला, भारत की संचित निधि से जिस धनराशि को खर्च करना हो, और दूसरा, अन्य सरकारी खर्चों के लिए जिस धनराशि की आवश्यकता हो। संचित निधि से होने वाले खर्च से संबंध विषय निम्नलिखित हैं। कौन कौन से विषय हैं जो संचित निधि से संबंधित रखते हैं? ये आपको मालूम है, राष्ट्रपति को वेतन मिलना ही मिलता है, तो राष्ट्रपति का वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनको मिलने वाले
वेतन, उनको मिलने वाले भत्ते, ऋण संबंधी व्यय, भारत सरकार ने जहां कहीं से ऋण लिया है, उधार लिया है, उससे संबंधित व्यय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के वेतन और भत्ते, अन्य व्यय जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश को लागू करने के लिए अनिवार्य हों, वे भी इसके अंतर्गत आते हैं। संविधान द्वारा संसद के कानून के अंतर्गत यदि अन्य कोई सरकारी व्यय संचित निधि से प्रदेय हो तो वो भी देना आवश्यक है। भारत क्षेत्र के अंतर्गत स्वाधीनता के पूर्व किसी न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन संबंधी व्यय। संचित निधि संचित मतलब होता है बच्चों एकत्र की गई, रखी गई। संचित निधि से किए जाने वाले व्यय पर संसद वाद विवाद तो कर सकती है किंतु मत नहीं दे सकती है। इसका अर्थ क्या है कि जिन व्ययों का ऊपर वर्णन किया गया है वे संसद के अधीन नहीं है। संचित निधि के अतिरिक्त अन्य व्ययों के संबंध में लोकसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। इस अनुदान संबंधी मांगों को वित्त मंत्री लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत करता है। लोकसभा इन मांगों को स्वीकार, अस्वीकार या कम कर सकती है। अनुदान की मांगों को राष्ट्रपति की स्वीकृति पर ही लोकसभा में रखा जाता। दूसरा है विनियोग विधेयक। भारत सरकार के व्यय संबंधी प्रस्ताव को विनियोग विधेयक कहा जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि भारत की संचित निधि से अनुदान में कितनी धनराशि ली जाएगी और संचित निधि में से अन्य खर्च कितनी मात्रा में किए जाएंगे। संविधान के अनुसार विनियोग कानून के बिना संचित निधि के कोई खर्च नहीं किया जा सकता। यह विधेयक भी साधारण विधियों की भांति 3 वाचकों से, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन से गुजरकर फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर ही पारित होता है। किंतु इसे प्रवर समिति के पास, जो पहले में भेजा गया था साधारण में प्रवर समिति, फिर रिपोर्ट अवस्था, वो नहीं भेजना है। प्रवर समिति के पास इसे नहीं भेजा जाता। संपूर्ण सदन ही उस पर विचार करने के लिए समिति का रूप धारण कर लेता है। संसद सदस्य विनियोग विधेयक में प्रस्तावित किसी राशि को बढ़ाने के लिए कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं रख सकते। वे केवल राशि को घटाने का प्रस्ताव रख सकते हैं, किंतु ऐसा प्रस्ताव भी वित्त मंत्री की इच्छा के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरा है वित्त विधेयक या धन विधेयक। इस विधेयक में भारत सरकार की आय व्यय की व्यवस्था की जाती है। जनता पर कर लगाने या कर घटाने के संबंध में प्रस्ताव लोकसभा के सम्मुख वित्त विधेयक के रूप में रखे जाते हैं। यह विधेयक बजट का सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है। लोकसभा के सदस्यों को अधिकार है कि वह किसी भी कर को घटाने के लिए प्रस्ताव रख सकता है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार को जनता पर नए कर लगाने और पुराने कर हटाने या उसमें परिवर्तन करने का अधिकार हो जाता है। दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात वित्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। वह वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये खास बात है बच्चों, राष्ट्रपति भी वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। साधारण विधेयक को वो लौटा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक को नहीं लौटा सकता। विविध अनुदान। कभी कभी सरकार के सामने ऐसे व्यय आ जाते हैं जिसके बारे में बजट बनाते समय कोई अनुमान नहीं लगाया जाता, जैसे बाढ़ है, अकाल है, सूखा है आदि। इन सभी व्ययों के लिए सरकार लोकसभा के सम्मुख एक पूरक बजट प्रस्तुत करती है, जिसमें पूरक मांगे रखी जाती हैं। लोकसभा की पेशगी अनुदान देने का, एडवांस में अनुदान देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये तो थे विविध अनुदान। इन सभी व्ययों के लिए सरकार लोकसभा के सम्मुख पूरक बजट प्रस्तुत करती है और पूरक मांगे रखी जाती। अब हम लोग पढ़ेंगे साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर या तुलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साधारण विधेयक, धन विधेयक में अगर अति लघु प्रश्न है तो 2 अंतर बताइए, नहीं तो प्रमुख अंतर बताइए। तो आपको सारे अंतर लिखने पड़ेंगे लघु प्रश्न। साधारण विधेयक यह लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है
और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक इसे या तो मंत्री के द्वारा या निजी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है और धन विधेयक को केवल मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक ये बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पेश होता है, लेकिन धन विधेयक इसे सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। राज्यसभा भी परिवर्तन कर सकती है, राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा न तो संशोधन कर सकती है न अस्वीकृत कर सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है, जबकि धन विधेयक को केवल 14 दिन तक राज्यसभा रोक सकती है। साधारण विधेयक इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष की अनुमति की जरूरत नहीं होती, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है। साधारण विधेयक इसे दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है। साधारण विधेयक इसमें लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने पेश किया है, और धन विधेयक में लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तो ये अंतर बच्चों जरूर याद कर लेंगे। ये आपके लघु प्रश्न के रूप में भी आता है और अति लघु प्रश्न के रूप में भी, दीर्घ लघु में भी आ सकता है, तो जरूर इसको तैयार कर लें। अब है संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। संसद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का मंच है। जितने भी देश से संबंधित मुद्दे हैं, चाहे वो देश के अंदर के मुद्दे हों चाहे देश के बाहर के, यानी आंतरिक और बाह्य कैसे भी हों, उन सब पर चर्चा विचर्चा बहस वाद विवाद सब कुछ संसद में ही होता है। चर्चा या बहस के माध्यम से ही संसद अपने सभी जरूरी काम को पूरा करती है। वह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना आवश्यक है, जिससे संसद की कार्यवाही आसानी से चले और उसकी गरिमा भी बनी रहे। भारतीय संविधान में संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी जिसे हम स्पीकर कहते हैं। एक और तरीके से भी सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, वह है दल बदल निरोधक कानून। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहें तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। स्वतंत्रता के काफी समय तक यह समस्या बनी रही। अंततः दलों ने इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित सांसद या विधायक को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए सन 1985 में संविधान का 52वां संविधान संशोधन किया गया, जिसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। इसके बाद से 91वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य को ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद या मंत्री जैसे अयोग्य पद से घोषित कर दिया जाता। दल बदल है क्या बच्चों? यदि कोई सदस्य अपने दल का नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे तो इसे दल बदल कहते हैं। विगत 30 वर्षों का अनुभव बताता है कि दल बदल निरोधक कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ है, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता या अध्यक्षों को विधायिका के सदस्य के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की हैं। तो ये तो था बच्चों आज आपका चैप्टर विधायिका, ये आज कंप्लीट हो गया। पिछले 10 लेक्चर से हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे। अब ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। तीनों चैप्टर कार्यपालिका पढ़ा चुके हैं, व्यवस्थापिका या विधायिका आज कंप्लीट कर दिया, और एक रह गया न्यायपालिका। यहाँ तक आप तीनों चैप्टर्स आपके
एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी उतने ही आवश्यक है। तो खूब अच्छे से ये तीनों चैप्टर्स तैयार करें। हालांकि सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन ये 3 चैप्टर्स विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। आज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला है दल बदल क्या है, दूसरा दल बदल निरोधक कानून कब पारित हुआ, और तीसरा साधारण विधेयक और धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया में मुख्य अंतर बताइए। या सीधे सीधे कह दीजिए धन विधेयक और साधारण विधेयक में प्रमुख अंतर बताइए, दोनों का तात्पर्य एक ही। तो बच्चों कॉपी में क्वेश्चंस करके आप प्रैक्टिस करिए, याद कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।